रहूंगा ही नहीं। बोला ऐसे कैसे? बोला हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि उतना कभी मैंने सोचा नहीं। तो आप बोलोगे अरे सर एक वो बात तब की थी। अब अगर आपको 1000 करोड़ मिले क्या करोगे? 1000 करोड़ अगर मिलते तो क्या करोगे? बाउंस हो नहीं हो, जूम हो ना ऊपर से चला गया। तो मुझसे जब पूछा गया फिर क्या बोला गया कि 5 साल बाद तेरा क्या होगा, पूरी डिटेल जब ये समझ में आई तब उन्होंने बोला था कि आरसीएम को अब करना है तो कैसे करना है इन सपनों को पाने का। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर इस सिस्टम को ज्वाइन किया। ये मेरा ज्वाइनिंग फोटो है। शकल दिखाई दे रही सर? ये थोड़ा मैंने एआई से थोड़ा साफ किया है, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगना चाहिए ना। हाँ, इतना तो भद्दा नहीं लग रहा है, इतना मत हंसिए। तो जब मैंने इसको ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करने के बाद बिल्कुल अकेले अपने मुद्दे के हिसाब से मैं चलता गया और चलते चलते मैंने लगभग 36 ज्वाइनिंग 3 महीने में किया था। कितना? 3 महीने में 36 ज्वाइनिंग किया था। आज वो जितना आसान बिजनेस है लोग उतने ज्यादा आलसी हो गए। 60 से 70 प्रोडक्ट आते थे उस समय, और अगर मुझे इनकी ज्वाइनिंग लगानी है तो मैं इनकी ज्वाइनिंग आज फार्म भर दूं, भर करके पिकअप सेंटर पे इनका फार्म जमा करता था। पिकअप सेंटर से मतलब जब यहाँ से सीटी राइट होती थी ये लोग लेके जाते थे डिपो, यानी बनारस, वहां डिपो था। डिपो से जाकर के फिर वहां से सीडी तैयार होती थी और फार्म उसके साथ भी भरा जाता था। तो 12 फरवरी सन 2006 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और केवाईसी मेरी जिसको आज बोलते हैं वो 29 फरवरी को बोला कि आप ज्वाइनिंग हो चुके। आज फार्म भरते थे तो 10 दिन बाद मालूम पड़ता था मैं बात कर रहा हूं तब। समझ में आया? तो उस समय जब मैंने ज्वाइनिंग किया तो मुझे एक बड़ा अजीब फील हो रहा था, लेकिन जब मैं कभी मामा के घर जाता था तो रास्ते में जमाना पुल पड़ता था और वहां एक पिकअप सेंटर होता था। तो मैं देख करके बड़ा छाती चौड़ा होता था, अरे यार मेरा वाला है, दुकान में खुला है। जानते हो पिकअप सेंटर किसका था? जानना चाहेंगे? वो उदय सर का था। एक बार ताली बजाओ। तो जब वो पिकअप से, अच्छा कभी आप जब दिल से आरसीएम कर रहे हैं कहीं रोड पर आपको आरसीएम का लोगो दिखाई देता है तो दिल में कैसा फील होता है? अरे हमने खाना ऐसे ही सर कल रैली आ रही थी, हम लोग देखे थे बच्चों की फील होती थी। हम आपको शॉर्ट में लेके चलेंगे। मैंने आरसीएम ज्वाइनिंग नहीं किया था, मैं इस आरसीएम को मजबूरी में किया था। मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया था, मैं मजबूरी से किया था। और मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे और कपड़ा खरीदना था। तो कपड़ा जिसके दुकान से मुझे लेना था वो आरसीएम की दुकान थी और वो मेरे परिचय के थे, वहां उधारी हो सकती थी, इसलिए मैंने उधारी कपड़ा खरीदा था। फार्म तो ऐसे ही भर दिया गया। फार्म जब मेरा भरा गया तो बोला भाड़ में जाए फार्म, क्योंकि जितना दिमाग आपके पास है उसका कई गुना ज्यादा दिमाग तो सबके पास होता है, वैसे मेरे पास भी था। हमने ये भी चीज सोचा अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, अपना मोटरसाइकिल सफारी जिंदाबाद, 1000 रुपए महीने की तनख्वाह जिंदाबाद। लेकिन उस समय कैसे भी कर करके मैंने जब किसी ने मुझे बताया तो 36 ज्वाइनिंग मैंने किया और इनकम कितनी आई थी? इतना 36 ज्वाइनिंग का मतलब उस समय 3 पैंट 3 शर्ट खरीदने होते थे। एक ज्वाइनिंग 1500 रुपए देने पड़ते थे। भारत सरकार की गाइडलाइन के पहले की बात कर रहा हूं। तो ऐसे 36 लोगों को किया और 36 नहीं आया, बहुत सारे उतार चढ़ाव झेला। ये सब हुआ, ये कहानी का पार्ट नहीं है। 18 महीने लगातार मैं चला, हर महीने पूरी ताकत लगाता था, हर महीने पूरी ताकत लगाता था तो 5000 का स्लैब अचीव करता था। आज आपका जो डायमंड क्लब हो रहा है ना अकेले 5000 कर दिया तो डायमंड क्लब हो गया, उतना मेरा 18 महीने हर महीने में वही टारगेट लगाता था कि किस तरीके से मेरा 5000 का स्लैब बैठ जाए। तो इस तरीके से हमने इस सफर को स्टार्ट किया। क्या ऐसा ही आप भी चल रहे हैं? तो बोलो हाँ।
ऐसे ही चल रहे हैं आप? सभी तैयार हैं? अब यहां से पहला पॉइंट आता है कि रॉयल्टी पे जाने के लिए सबसे पहली चीज आपको एक मेंटर चुनना होगा। क्या चुनना होगा? मेंटर चुनना होगा। मैं 18 महीने क्यों भागता था? क्योंकि 5000 का स्लैब चलता था, अपने दिमाग से चलता था। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं, माता पिता है, आपके घर का मालिक कौन है? नहीं, बाहर के तो खर्च के मालिक आप हैं, पर घर के अंदर का मालिक कौन है? आप ही हैं। तो ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब कि अगर माँ बाप को भी कुछ डांटना है तो आप डांट सकते हैं, डांट नहीं सकते। मालिक का मतलब होता है सर कि कुछ गलती हो तो हम किसी को भी संभालने के लिए डांटते हैं या नहीं डांटते कि आप ये गलती कर दिया ऐसा। तो मालिक ज्यादातर हमारे माँ बाप होते हैं हमारे घर में, यस ज्यादातर होते हैं। पर आप मुझे बताना, यहाँ जितने भी लोग हैं इस आरसीएम के अलावा जब आप अपने घर में होते हैं तो कोई ना कोई घर का मालिक होता है या नहीं? आपके घर में कोई मालिक है या नहीं? आरसीएम में आपका मालिक कौन है बताओ मेरे? मुंह की बात नहीं सर, मालिक की बात करता हूं। पोज पोजीशन नहीं, रियलिटी हकीकत बताओ मेरे, आपका मालिक कौन है आरसीएम? यस, एक बार ताली बजाओ कि आप किसी का मालिक नहीं। मैं अपना खुद का मालिक था तो 5000 महीने चलता था। तो आपको सबसे पहले अगर आगे बढ़ना है तो एक मेंटोर चुनना बहुत जरूरी है, यानी एक अपलाइन चुनना बहुत जरूरी। पर अपलाइन कौन? जो एक्टिव हो और इफेक्टिव हो और ग्रो करना। जैसे सर ने मेरे को ज्वाइनिंग कर दिया, पिछले 5 साल से ना सर की था पता का ठिकाना है, मेरा भी था पता का ठिकाना है। तो क्या मैं इनको लाइफ टाइम अपलाइन मानूं या इनके ऊपर बढ़ूं? थोड़ा सा विजुलाइज करो और मेरे को जवाब दो सर। ऊपर क्यों बढ़ना है? क्योंकि ग्रोथ नहीं कर रहा। तो अपलाइन उसको पकड़े जिसका ग्रोथ हो रहा। अब स्टोरी में लेके आता हूं। मेरी पहली ज्वाइनिंग किया था फूलचंद यादव जी ने, एक बार ताली बजाएं। मैं अपनी स्टोरी से आपको बताना चाहूंगा कि अपलाइन चुनते कैसे। तो इन्होंने ज्वाइनिंग किया तो मेरी अपलाइन कौन हो गए? फूलचंद यादव। ये मेरी अपलाइन नहीं है, मेरे फादर के ऊपर थे। ये स्पॉन्सर है, मेरी अपलाइन नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मैं इनको, जब ये मेरे सेठ थे जिनके मोटरसाइकिल पे काम करता था, कि पीछे आरसीएम का वो प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा, समझ गया बात? तो इन्होंने ज्वाइनिंग किया था, यानी स्पॉन्सर मेरे हुए। पर ज्वाइनिंग मुझे किया था जिन्होंने मेरा फॉर्म भरा और ये मेरे को बताते थे। पर जिन्होंने तैयार करने की पूरी कोशिश किया वो कौन थे? कितने लोग जानते हैं? देखा तो हो गए। तो ये थे मेरी अपलाइन। अब स्टोरी आगे सुनना। इनको जब किसी के पास में होता था कि इनको आरसीएम समझाओ तो ये बोलते थे, तो पहले अपन को पहले गाड़ी वहां से पार्ट लेके आओ और ये फालतू चक्कर छोड़। तो ये मेरी अपलाइन है। जोर से बोलो, मेरी अपलाइन है। फिर मैं इनकी घटना बताऊं तो 7 से 8 महीने बाद वापस मेरे घर पे आते और बोलते हैं, राजेश तेरे पास, तेरी बीवी के पास, तेरे माँ बाप ने अगर 25-50 ग्राम का भी सोना चढ़ाया हो, वो तो रकम रखी होगी। बोला अगर उसको मेरे को जमा करा दे तो वो 6 महीने बाद उस रकम का क्या होगा? डबल होगा, दुगना हो जाएगा। और आपको अगर ये बात हकीकत ना लगे तो आप भी जाना, कभी भी मेरे घर पे जाना, मेरे माई बाबू से ये चर्चा आप करना, वो तुरंत बताएंगे। उन्होंने मेरे उस समय, मैं तो नहीं, हिम्मत नहीं हो पा रही थी क्योंकि अपलाइन थे, तो मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन मैं कैसे बोलूं कि ये सब फालतू चीज में करने वाला नहीं हूं। लेकिन ये इतना ज्यादा मेरे ऊपर परेशान, प्रेशर दबाना चालू कर दिए।
मैं आपको सिखाना चाहता हूं अपलाइन किसे चुनना चाहिए। यानी समझ में आ रही बात? तो यहां से जब मैं इनके पास में गया तो ये मेरे से ऐसा मेरे पिताजी ने साफ शब्दों में बोला कि अगर इसको करना है तो आरसीएम ठीक ठाक है तो ये दोनों छोड़ देगा, फालतू ये काम नहीं करेगा। फिर अनाथ हो गया, क्योंकि इतिहास उठा के देखना आरसीएम का, विदाउट अप्लाइंग का एक भी बंदा अगर बोले कि मैं सफल हूं, किसी का नहीं। सबसे ज्यादा हमारे देश में अगर कोई मशहूर है तो वो है स्वर्गीय सतीश जी पंडित, 45 बनते हैं। उन्होंने अपने कैसेट में ये बोला है कि भले मेरी अप्लाई मेरे साथ प्लान न दिखाए पर मैं बिना उनकी सलाह से मैं कहीं जाता आता नहीं। तो फिर मैं क्या करता, फिर इनको पकड़ा तो ये 1.5 से 2 साल 3 साल तक खूब चले मेरे साथ, बहुत तेजी से चले। तो लगा कि यार अब बहुत बड़ी ऊंचाई पे हम जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। जो भी देखो, अरे पवार सर हर महीने, पवार सर हर महीने बढ़िया, पवार सर जमालपुर में, पवार सर आपके यहाँ, पवार सर मतलब छाए हुए थे। अब हम भरोसा करने चालू कर दिया और भरोसा इतना ज्यादा इन पर हमने करना चालू कर दिया आंख बंद करके, ये अंडरग्राउंड दूसरी कंपनी लेकर के मेरी टीम को छेड़ना चालू कर दिया। सही है? अब इतना ज्यादा ये छेड़ना चालू कर दिए कि मैं अब सोच रहा क्या कर रहे थे, मेरे टांग को काट रहे थे, मुझे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मेरा स्वभाव यह था कि हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि सम्मान मेरे माँ बाप ने पहले से भी सिखाया था, इस वजह से मैं इनको सामने से बोल। फिर इनका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दिन क्या हुआ, इन्होंने सरवर और मनोज को फोन किया, आपको भी तो किया था। लेकिन जब सरवर मनोज को किया तो मनोज ने बोला, और इन्होंने मेरा क्या नुकसान किया, इन्होंने जिनसे बात किया आज तक वो आरसी में सफल नहीं, और वो कहीं ना कहीं छोड़ के ही चला गया मुझे। आपकी अपलाइन में हूं, 2 साल 3 साल आपके साथ में चलूं और इसके बाद मैं दूसरे रास्ते पे आपको लेके जाऊं और आपको सिखाऊं ये वो जो पहले 2 साल सीखा था टोटल गलत है, ये है वो है, ऐसा आप कुछ बताओ, आरसीएम करोगे छोड़ दो, समझ में आया, छोड़ दो। और यही मेरे साथ हादसा हुआ। फिर एक दिन नहीं रह गया, मैंने सीधा इनको ऐसा शब्द बोला जो यहाँ मीटिंग में बोलना नहीं चाहिए, बहुत उल्टा शब्द बोल दिया। हमने एक शुरुआत की लाइन बोला था कि सर आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, क्योंकि आपने मुझे इस बिजनेस में खड़ा किया है, पर अगर दोबारा ऐसी गलती आपने किया और भविष्य में कभी भी अगर आप मेरे यहाँ में, तो याद रखना आप मुंबई नहीं पहुंच पाओगे, कुछ भी कर लेंगे, 302 304 का जो भी सजा होगी भुगत लेंगे, लेकिन आपको जाने। ऐसा शब्द क्यों निकलता है? क्योंकि ये सपनों का महल आपने एक एक मेहनत करके ईंट रखी है, और कोई आपका ईंट चुराए तो आपको क्या करना चाहिए? तो ये थी मेरी अपलाइन। लेकिन अब मैं फिर बेसहारा हूं। तो कहते हैं कि जब तक आप इस अभियान में आपका कोई गुरु नहीं होगा, तब तक आप इस बड़ी सफलता पे नहीं जा सकते। आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहां क्या करना होगा, आपको एक अपना मेंटर चुनना होगा। कहते हैं जिस घर में मालिक ना हो और जिस बाग में माली ना हो, उस घर की हालत कैसी होगी? सामने दिखाई दे रहा है, ये घर का मालिक नहीं है और ये गार्डन का मालिक नहीं है, तो ये घर कैसा है? और जिस घर में मालिक और माली दोनों है, वो घर कैसा है? तो आपकी रॉयल्टी का मुख्य मुद्दा यही है कि आप अभी उस वाले दिमाग से चल रहे हो, इस वाले दिमाग से चल ही नहीं रहे। और इसलिए ये दिखावे की बात नहीं है। आपका 2000 5000 10,000 का धंधा जो आ रहा है ना, वो तो कंसिस्टेंसी की वजह से आ रहा है, तो आप कब के कब जीरो हो चुके हो। यस आपका जो भी 5000 20,000 10,000 का टीवी आ रहा है नीचे से, वो किस वजह से आ रहा है? हमारे वजह से नहीं, वो तो सिस्टम की वजह से आ रहा है। हमारी वजह से कितने का धंधा है?
पिछले 1 साल का रिकॉर्ड हम लोग सोचे कितने का धंधा किया, कुछ नहीं। तो कहते हैं सर कि क्या करना है, जीवन का एक यात्रा है, मंजिल पर पहुंचने के लिए उसके लिए क्या चलेगी सर? बिना मार्गदर्शन के जीवन क्या होता है? क्या बात पकड़ में आ रही? अच्छा, तो सबसे पहली चीज अगर रॉयल्टी पे आपको जाना है तो क्या चुनना होगा? एक अपलाइन चुनना है, राइट है? अच्छा, यहां पर किसी को कुछ टिप्पणी करनी है या कुछ और भी कुछ शब्द बोलने हैं, थोड़ा सा सजा बताएं, क्योंकि आत्ममंथन चल रहा है ना हम लोग। क्या अपलाइन को चुनना चाहिए? तो अगला कदम चलते हैं कि अपलाइन को क्यों चुनना चाहिए। अपलाइन क्यों चुनना चाहिए सर? घर का मालिक क्यों होना चाहिए? घर में मालिक क्यों होना चाहिए? तो सही अपलाइन क्यों चुने? भटकाव, राइट? सही अपलाइन का मतलब ये चीज, इससे आप समझ सकते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक कहानी को मैं बता भी चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं। एक चरवाहा गाय का चरवाहा अपनी गायों को लेकर के जंगल में गया चराने के लिए, और गाय चरते चरते क्या किया, वो जंगल के भीतर एक गाय चली गई, और जब जंगल के भीतर चली गई तो वहां एक दलदल था, और उस दलदल में गाय क्या हुई, फंस गई, और उस दलदल में फिर कौन दिखाई दिया? शेर दिखाई दिया। शेर को लगा भागने की जरूरत, आराम से बैठे बैठे नाश्ता भोजन। गाय कहां फंसी है, और शेर भी कहां बढ़ता जा रहा है? गाय के पास। गाय कहां है, शेर कहां जा रहा है? दलदल। और कुछ दूर शेर चलने के बाद जब उस दलदल के आगे शेर को भी उठा नहीं जा रहा है, तो अब कौन कौन परेशान? दोनों, गाय भी दलदल में और शेर भी दलदल में। तो गाय ने एक बार हंसते हुए शेर से पूछा कि शेर भैया, तुम्हारा कोई मालिक है? तो क्या शेर का भी कोई मालिक होता है? जंगल का राजा कौन है? शेर। तो शेर का कोई मालिक होता है? तो गाय हंसती हुई बोली, तो टेंशन मत रख, मेरा एक मालिक है। गाय ने बोला कि मेरा एक मालिक है, और शाम के टाइम पे, दूध के टाइम पे अगर मैं उसको घर पे नहीं मिली तो मुझे ढूंढता हुआ क्या करेगा? आएगा, इस दलदल से क्या करेगा? निकालेगा, और 2 डंडा भले मुझे मारे, लेकिन दलदल से बाहर निकाल करके क्या करके लेके जाएगा। शेर भैया, तेरा भी कोई मालिक नहीं है, तो तुझे कौन निकालेगा? तो शेर उस समय, आप मुझे बताओ, किसकी आवश्यकता है इसमें? मालिक। हम कितने भी बड़े शेर हों, अरे इतने बड़े कंपनी के फाउंडर आदरणीय किसी छावड़ा जी, एक बार ताली बजाएं, उनको भी नॉलेज के लिए हमेशा वो शांति में जाना पड़ता है, उनको भी तो सीखना होता है। तो इसका मतलब है गाय बनना है या शेर, ये दोनों आपके हाथ में। तो पहला पॉइंट आपने क्या सीखा कि रॉयल्टी जाने के लिए क्या करना होगा? मेंटर चुनना होगा। ये वीडियो तो देखा है आप सबने? देखा है या नहीं देखा? चलो देखिए। As they mature, young men must begin to explore the boundaries of the pride's territory. Red has ventured out alone. Straight into the middle of the hyena clan.
by over 20 of them. ये शेर था, अपने आप को शेर ही समझता था। इसकी अपलाइन इसको बोला कि उस एरिया में नहीं जाना। इसको लगा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है और सीधा इसने बाउंड्री क्या किया, क्रॉस किया। तो किसके इलाके में जा पहुंचा? लकड़बग्घों के। होशियार नहीं, लकड़बग्घे हैं। लकड़बग्घों के इस एरिया में पहुंचा तो पहले जब जा रहा था तो एक दो लकड़बग्घे दिखाई दे रहे थे। तो शेर को कोई डर लगा क्या? भाई शेर तो शेर। लेकिन जैसे शेर मस्ती में आगे चला, फिर लकड़बग्घों का एक झुंड दिखाई दिया और फिर शेर की जो हालत थी वो आगे देखिए। This number of hyenas भाई साहब रॉयल्टी आ गई। अब इनकी रॉयल्टी आ गई कि नहीं आ गई? ये मिलती है कि अगर मालिक बोलता है कि उस घर में नहीं जाना है तो हमको नहीं जाना है, क्योंकि मालिक इसलिए बोलता है उस घर में नहीं जाना क्योंकि मालिक उस रास्ते पर जा चुका है। ये सुनो, तो इनकी जो हालत हुई थी, जब लास्ट में इन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, जब अपने को लगा कि कोई आगे पीछे नहीं है, तब इसकी अपलाइन को पता लगा, इसकी एक्टिव इफेक्टिव जो ग्रोइंग थी उसको पता लगा। और लास्ट में आप देखिए कि उसको जैसे ही पता लगा कि मेरी डाउनलाइन परेशान है, आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हुआ क्या समझ पा रहे हैं इस स्टोरी को? अब दोनों कौन मिले सर? अपलाइन और डाउनलाइन में जब दोनों मिल जाए तो कोई भेड़िया किसी का कुछ बिगाड़ सकता है? कोई लकड़बग्घा बिगाड़ सकता है? नहीं। अगर आप एक अच्छी अपलाइन और डाउनलाइन अगर मिल जाओ तो आपको रॉयल्टी आने में टाइम, एक बार तालियां बजा सकते हैं।